देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली धमाके से जुड़े हुए अब तक के सबसे बड़े खुलासे के साथ। दिल्ली को कैसे गाजा की तरह दहलाने की प्लानिंग की गई थी, कैसे हमास के पैटर्न पर हमला करने की साजिश रची गई थी, आतंकियों की ड्रोन वाली साजिश का पूरा पर्दाफाश होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके के सबसे बड़े आतंकी डॉक्टर उमर का विस्फोटक वीडियो सामने आया है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली में धमाका करने से पहले बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में उमर सीधे तौर पर आत्मघाती हमले की पैरवी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो धमाका से कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। जांच एजेंसियों का कहना यह है कि वीडियो डॉक्टर उमर के खतरनाक मंसूबे और उसकी जहरीली सोच को जाहिर कर रहा है। उमर की इस वीडियो से यह भी पता चल रहा है कि वो दिल्ली में खुदकुशी यानी कि खुदकुश हमला करने की प्लानिंग में था और ये काफी लंबे समय से कर रहा था। धमाके से पहले उमर ने जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे इसकी जिहादी मानसिकता को, किस हद तक इसका माइंड रेडिकलाइज है और क्यों अपने इस वीडियो के सहारे वो दूसरों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सुने आप। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आपने इस वीडियो को सुना। दिल्ली धमाके से पहले उमर ने यह वीडियो बनाया और मौत, सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी किस तरह से वो कर रहा है, एक बार फिर से सुनिए। जिहादियों की ब्रेन मैपिंग कैसे होती है और कैसे उन्हें डिस्गाइज किया जाता है, आम लोगों को डिस्गाइज किया जाता है, वो आप इसे सुन के समझ पाएंगे। आप फिर से सुनिए क्या कह रहा है ये आतंकी उमर। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. बड़ा पढ़ा लिखा ज़हीन किस्म का आदमी अगर दिखाई दे तो ये मत समझ लीजिए कि वो उतना ही समझदार और ईमानदार किस्म का आदमी भी है। वो एक रेडिकलाइज्ड माइंड हो सकता है, सुसाइड बॉम्बिंग को कैसे उसकी पैरवी कर सकता है, एकमात्र मंजिल ऊपर वाले तक पहुंचाने की इसे बता सकता है।
इस पूरी घटना और इस पूरे वीडियो से ये समझ में आता है। हमारे 3 सहयोगी अभय पराशर, कुमार फुनु और मंफूर मीर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अभय, ये वीडियो वाकई में विस्फोटक है, क्योंकि विस्फोटक मानसिकता को बढ़ावा देने वाला ये उमर नबी का वीडियो है। हाँ देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद उमर जो है ब्लास्ट से पहले जगह जगह घूमा, जगह जगह अपनी विस्फोटक से भरी कार को लेकर घूमता रहा। लेकिन आप सोचिए कि सोच कितनी कट्टर है और किस तरीके का मैसेज ये अपने और साथियों को देना चाहता है जो कि आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला है और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आई, इसको ये पता लग चुका था जब, क्योंकि 8 तारीख को मीनाक्षी जम्मू कश्मीर की पुलिस दोबारा आई थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया और जब इसके बाकी के साथी पकड़े गए, जब विस्फोटक की बरामदगी हुई जिसमें मुजम्मिल भी था, शाहीन भी थी, उस वक्त ये फरार हो गया। फरार होते हुए भी इसकी गाड़ी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन जब इसको पता लग गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरीके से सर्विलांस इसके ऊपर रखे हुई थी, ये कहां कहां जा सकता है। उसके बाद इसकी कट्टर सोच देखिए, किस तरीके से इसने सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी की। ये बताया कि ये रास्ता किस तरीके से सीधा ऊपर लेकर जाता है और कट्टर सोच इस्लाम के अंदर इसने सुसाइड बॉम्बिंग को एक अच्छी बात, एक शहादत की बात इसने करने की कोशिश की। और इसके कितने और साथी होंगे जो जम्मू कश्मीर या अलग अलग इलाकों में इसकी सोच से इत्तेफाक रखते होंगे, उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि इसने कोई हीरोपंती का काम किया है। और उसके बाद ये पैनिक में इधर उधर भागता रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लगातार चेज कर रही थी, फॉलो कर रही थी। उसी दौरान फिर पैनिक में इससे ये ब्लास्ट हो गया, जो कि वहां पर एकदम से प्लांट नहीं था, लेकिन ये काफी ज्यादा तंग आ चुका था। लेकिन इसकी जो सोच है, पढ़ा लिखा डॉक्टर, और हमारी बात हो रही थी कुछ सोर्सेज से जिसमें हरियाणा पुलिस भी शामिल है मीनाक्षी, इसके पास कुछ पेशेंट्स भी आते थे। जिस शख्स के साथ इसकी एक सीसीटीवी सामने आई कि ये मोबाइल की एक केमिस्ट की दुकान पे गया है, वहां पे मोबाइल चार्ज करवा रहा है, वहां इसे लेकर कौन पहुंचा था? इसका एक पेशेंट लेकर पहुंचा था। यानी कि लोग इससे दवाई लेने जाते थे और डॉक्टर के भेष में इस तरीके का आतंकवादी और ऐसी सोच जो साफ तौर पे कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के अलग अलग मायने हैं, लेकिन शहादत उसे ये बता रहा है। तो उससे पता लगता है कि कितना ज्यादा रेडिकलाइज था। और वीडियो बनाने के पीछे मकसद भी ये था कि इसे पता था मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मेरे पकड़े जाने के बाद मेरे जो बाकी के आतंकवादी साथी हैं या फिर जो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, वो इसको हीरो मान सकते। नहीं, देखिए अभय, उमर कोशिश भी तो यही कर रहा था ना कि वो कितने से ज्यादा से ज्यादा सुइसाइड बॉम्बर तैयार कर सके। उसका प्लान ऑफ एक्शन तो यही था। ये तो अलग बात है कि उससे ये धमाका हो गया, उसके पास और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ये फिर से आप सोचिए और इसके एक एक शब्द पर आप गौर करिए, समझने की कोशिश करिए कि इनका ब्रेन किस तरह से काम करता है। ये ना सिर्फ खुद आतंकी बन चुके हैं, बल्कि और बहुत से लोगों को आतंकी, सुइसाइड बॉम्बर, फिदाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर से सुनिए इस आतंकी उमर को। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. हमारे सहयोगी मंफूर मीर भी इस वक्त कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मंफूर, ये जिस तरीके की मानसिकता है, इसे पोषण कहाँ से दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? अच्छा खासा पढ़ा लिखा डॉक्टर अंग्रेजी जुबान में बोल रहा है, लेकिन माइंड रेडिकलाइज्ड है।
देखिए मीनाक्षी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी भी सुसाइड बम्बर ने मरने से पहले या हमले को अंजाम देने से पहले इस तरह का वीडियो जारी ना किया हो। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो है जो कश्मीर में फिदायीन हमलावर को अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने अपना वीडियो है सबसे पहले रिकॉर्ड किया और उसके बाद इस तरह से किसी बड़े हमले को अंजाम दिया। हाल ही में हमने देखा कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, जो आदिल ने किया था, उसने भी इसी तरह से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और उसके बाद फिदायीन हमला किया था। और जहाँ तक अब रेडिकलाइज की बात है तो रेडिकलाइज जो है सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखा युवा है जो रेडिकलाइज हुए हैं। खासकर अगर हम पीएचडी स्कॉलर मनान मानी की बात करें तो वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स में एक थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कहीं ना कहीं जो है ये सारा जो कनेक्शन है जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हैं उनकी मदद से हो रहा है और पढ़े लिखे युवाओं को अब, खासकर उन युवाओं को अब चुना जाता है जिनका कोई बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अब उन लोगों को चुना जाता है ताकि उन पर ज़्यादा शक न हो और वो आसानी से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को जो है अंजाम दे सके और अपने तार जो है वो हर जगह तक फैलाए सके। और यही कारण है कि जो फरीदाबाद में हमने देखा कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो था, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया, एक पोस्टर की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बड़ा खुलासा जो है उन्होंने किया और इतनी बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो निसंदेह ही 2019 के बाद जो कश्मीर की सिचुएशन है, खासकर कश्मीर की बात करें तो मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो जीरो पे आ चुका था। डेवलपमेंट देखी जा रही थी, हिंसा, पत्थरबाजी, वो अब एक इतिहास बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस तरह से एक समय मिला 2019 से 2025 के बीच, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स थे उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई और अब पढ़े लिखे युवाओं को, खासकर जो स्कॉलर्स हैं, उनकी मदद से जो है इस तरह से मिलिटेंसी को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन उनके दिमाग में भरे हुए बारूद को कैसे फूस करना है, उसे ध्वस्त करना है, ये हमारी जांच एजेंसियां कर रही है, ये पुलिस कर रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस मामले में दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में शुरुआत में ही तत्परता दिखाई। आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले और विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ही ड्रोन और छोटे रॉकेट्स बनाकर भारत में बड़े हमले करने की प्लानिंग में थे। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ ही छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया। श्रीनगर से पकड़ा गया उमर का साथी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। आतंकियों का प्लान ड्रोन से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर टारगेटेड ब्लास्ट करने की थी। आतंकी दिल्ली में कुछ वैसा ही प्रयोग करना चाहते थे जैसा सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में होता है। गाजा में हमास और दूसरे संगठनों से ड्रोन अटैक करते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी उसी मॉडल को यहां कॉपी करने की कोशिश में थे। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके की प्लानिंग थी, ये प्लानिंग तो बहुत ही डेंजरस थी। कुमार, देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से एनआईए ने जम्मू कश्मीर से दानिश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो लगातार उमर के टच में था और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ। एनआईए ने अपनी आधिकारिक रिलीज के जरिए जो है ये खुलासा किया कि ये पूरा जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है ये हमास की तरह ड्रोन अटैक करना चाहते थे। अलग अलग इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, काफ़ी जो पॉश एरिया हैं या फिर कहें जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है, हैवी फुटफॉल वाला इलाका हो, वहाँ पर ये हमास की तरह जो है ड्रोन अटैक करना चाहते थे। रॉकेट तक जो है ये बनाने में एक्सपर्ट थे। तो अब ये गिरफ्तारी जो है बेहद अहम भी है मीनाक्षी और बेहद बड़ी गिरफ्तारी भी है। दरअसल अब दानिश जो है एनआईए आज दानिश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उसकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड पर लेने के बाद जब दानिश से और पूछताछ होगी उसके बाद जो है काफी चीजें इसमें साफ होगी कि आखिर ड्रोन को बनाकर ड्रोन के जरिए अटैक करने का मकसद क्या था, उसके पीछे का जो मटीरियल था वो कहां से मिलने
मिलने वाला था, लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हें कहां से मिल रहा था, इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल रहा था, क्या हवाला के जरिए पैसा मिल रहा था या जैश जो है वो किसी और चैनल के थ्रू जो है इन लोगों के पास पैसा भिजवा रहा था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है अब एजेंसियां तलाशने में लगी है। लेकिन ये जो दानिश की गिरफ्तारी हुई है, ये एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में, क्योंकि बाकी तो जो है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग थे जो कि उमर के टच में थे, मुजम्मिल के टच में थे, लेकिन जो दानिश है, दानिश ने पूरे ग्रुप का जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो मकसद था, जो आगे भविष्य में इनकी प्लानिंग थी, उसके बारे में जो है एनआईए ऑफिशियल्स को जो है पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। मीनाक्षी जी, इधर दिल्ली धमाके में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर ऑपरेशन में फंडिंग और लॉजिस्टिक का इस्तेमाल और इसका काम देख रही थी। धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन के जरिए आतंकी मॉड्यूल को 20 लाख रुपए पहुंचाए गए थे। सुरक्षा एजेंसी या पूरे नेटवर्क प्लानिंग, फंडिंग, सप्लाई चेन को उजागर करने में जुटी हुई है। यानी कि कहां से फंडिंग आ रही थी, शाहीन इसे मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर आगे वो किस तक पहुंचा रही थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे दे रही थी, धमाके के लिए जो 20 लाख रुपए की रकम जुटाई गई वो रकम कहां से आई और फिर किन किन हाथों से होते हुए इससे कैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया गया, या फिर जिस केमिकल की बात हम लगातार इस खबर के खुलासे से हम कर रहे हैं, वो केमिकल्स कहां से खरीदे गए, कैसे उनका इस्तेमाल होना था, ये एक बड़ी खबर है। तो शाहीन ने धमाके के लिए आतंकियों तक 20 लाख रुपए की मदद पहुंचाई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब इस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। ये एक नई जानकारी है। अल फलाह के 25 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। दिल्ली में ओखला समेत कई जगहों पर रेड डाली गई। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को पुलिस ने तलब भी किया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से लगातार अभय और कुमार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कुमार एक बात बताएं, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को तो लगातार कोशिश की जा रही है कि उनसे संपर्क हो, क्या संपर्क हो पाया है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के और कहां पे कौन कौन से संस्थान हैं या ऑफिसेज हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी या कहें अल फलाह ट्रस्ट का पूरा जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि वो क्राइम ब्रांच के संपर्क में है, पहली बात। दूसरी बात, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका ये चांसलर भी है जवाद अहमद सिद्दीकी, और उसके तकरीबन 25 ठिकानों पर रेड चल रही है, जिसमें से शाहीन बाग में जो है जवाद का घर है और ओखला इलाके में उसके छोटे भाई का घर है। इसके अलावा जो ओखला इलाका जामिया के पास, जामिया मेट्रो स्टेशन के पास, वहां पर अल फलाह ट्रस्ट का एक ऑफिस है, अल फलाह सोसाइटी में जो बना हुआ है, वहां पर भी जो है ईडी की रेड चल रही है। तकरीबन 25 ठिकानों पर जो है एक साथ सुबह 5 बजे से रेड चल रही है, जिसमें तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंस एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज हैं, वो जो है ईडी की टीम रिकवर कर रही है। दरअसल ईडी की टीम जो है ये जानना चाहती है कि इसमें किसी तरह से विदेशी फंडिंग तो नहीं हुई, क्योंकि मीनाक्षी बीच में ये भी बात सामने आई थी कि जो अरब कंट्रीज हैं वहां से जो है इसको फंडिंग हो रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को, अल फलाह ट्रस्ट को, और उसी के जरिए जो है ये यूनिवर्सिटी रन कर रही है। तकरीबन 13 लाख के करीब 16 लाख के करीब जो है इसकी एनुअल फीस है, और ऐसे में इतनी कम फीस में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाना, इतने बड़े कैंपस में चलाना वो संभव नहीं लगता। तो इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसियों को शक हुआ। कुछ और जहां पर फ्री में जांच हो रही है, जैसा कि हमने हाल ही में हमारे सभी सहयोगियों ने वहां से रिपोर्ट भी किया कि बहुत सारी जांच तो वहां पर फ्री में हो रही थी, बहुत सारी मेडिकेशन फ्री में चल रही थी, तो ये कैसे हो पा रहा था?